गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं क्लास 9 से एसएसटी के लिए हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर क्रांति की शुरुआत के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्या कारण थे, क्या ऐसी सिचुएशन हुई जो हमें इस क्रांति की शुरुआत करी। तो जो लुईस 15वें के अनुसार इस फ्रांसीसी क्रांति का किस प्रकार से शुरुआत हुआ, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी सम्राट लुईस 15वें की ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एरेस्टेड जनरल की बैठक बुलाई। यानी नए कर को लागू करने, नए करों को बढ़ाने हैं या नए करों को इसी प्रकार से रखने हैं, उसके लिए उन्होंने अनुमोदन के लिए एक जनरल की बैठक बुलाई। उसमें यह प्रॉब्लम आई कि उसमें आम जनता नहीं जा सकती थी, कोई किसान नहीं जा सकते थे, कोई औरतें नहीं जा सकती थी, कोई कारीगर नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक जुगाड़ लगाया। वह जुगाड़ क्या था? किसानों, औरतों व कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे उन्हें प्रतिनिधि अपने साथ लेकर गए। यानी उन्होंने 40,000 पत्र लिखे जिसमें उनकी शिकायतें थी, उनकी मांगे थी, और एक सूची बनाई गई। और वह सूची उनके प्रतिनिधि यानी किसानों के प्रतिनिधित्व, औरतों के प्रतिनिधित्व और कारीगरों के प्रतिनिधित्व उस सभा में उन शिकायतों और मांगों को लेके गए। जैसे जिस प्रकार से हमारे एमएलए के पास हम अपनी शिकायतें मांगे पहुंचाते हैं और एमएलए अपनी सभा में उसको प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इस प्रकार की प्रक्रिया चली। अगर हम आगे बात करें, जनरल के नियमों की बात करें, तो यहाँ के जो जनरल के जो नियम थे वो बहुत साफ सुथरे नियम थे, बहुत अच्छे नियम थे, जो एक अच्छी बात थी। यानी एरेस्टेड जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। यानी प्रत्येक व्यक्ति एक वोट दे सकता था। अब आगे देखें तो यहाँ पर दो सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन ये होती है कि नेशनल असेंबली संविधान का एक और तो एक वक्त ऐसा था जहाँ पर नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप करने में व्यस्त थी, और दूसरा ये था कि फ्रांस क्या हो रहा था, आंदोलित हो रहा था। दो बातें हो गई, एक तो नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी और दूसरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। तो कड़ाके की सर्दी के कारण जो पक्की फसल थी, जो फसल थी, वह क्या हो गई, खराब हो गई। और पाव रोटी की जो कीमत थी वह आसमान छू रही थी। यानी पाव रोटी का जो ग्राफ था वह ग्राफ कहाँ था, आसमान को छू रहा था। तो यहाँ पर बेकरी के जो मालिक है, बेकरी मालिक यानी जहाँ पाव रोटी बनाई जाती है, वो मालिक थे, उन्होंने एक बेवकूफ वाली हरकत की। वह हरकत क्या थी? बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में लग गए। तो और बेकरी की दुकानों के बाद घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें सामान नहीं मिलता था। तो ऐसी स्थिति में जो गुस्साई औरतें थी, वह गुस्साई औरतें भीड़ के अंदर जाकर क्या करती थी, दुकान के अंदर धावा बोल देती थी। एक तो इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही थी। दूसरी ओर सम्राट ने सेना को क्या कर दिया, पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। उसने कह दिया कि पेरिस पर धावा बोल दो। और तो भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर निस्त नाबूद कर दिया, यानी उसे बर्बाद कर दिया। इस एक तरफ तो इस सेना ने इसको बर्बाद कर दिया, दूसरी तरफ एक अफवाह फैल रही थी। एक देहाती इलाका था, वहां पर अफवाह फैल रही थी कि जो जागीर लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, लुटेरे को क्या कर रहे हैं, भाड़े पर बुला रहे हैं और हमारी फसलों को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की एक अफवाह वहां पर फैल रही थी। तो वो अफवाह क्या थी? देहाती इलाकों में गांव गांव या अफवाह फैल गई कि जागीर ने मालिकों को भाड़े पर लुटेरे को बुलाया है, जो पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल गए हैं। कई जिलों ने तो डर कर आक्रोश होने से किसान जो थे उन्होंने क्या करा, कुदाल जो होती है उन कुदालों से क्या करा, उन्होंने ग्रामीण किलों पर क्या करा, आक्रमण कर दिया। यानी कुदाल एक हथियार है जिससे किसानों के काम आता है, उससे उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण। इस डर से जो गांव के जो जागीर थे, वो कुछ जागीर तो भाग गए, कुछ जागीर तो अपनी संपत्ति, जगह, मकान आदि वहीं छोड़ के चले गए, और कुछ तो दूसरे शहर जाकर बसने लगे या शरण ले ली। तो ऐसी स्थिति में जो गुस्साई किसान थे उन लोगों ने क्या करा, अन्न भंडार को लूट लिया। जितने भी वहां पर अन्न के भंडार थे, अनाज के भंडार थे, उनको लूट लिया, और लगान संबंधी जितने भी कागज थे, पत्र थे, दस्तावेज थे, उनको जलाकर खाक कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपने जागीर को छोड़कर भाग गए। बहुत से तो क्या करें, पड़ोसी देश में जाकर शरण ले ली। अब आगे हम नया टॉपिक पढ़ेंगे
फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। कब बना? नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का अच्छा प्रारूप पूरा कर लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, राजा की जो शक्ति थी उसे सीमित करना। यानी जब एक शक्ति एक केंद्र के पास चली जाती है तो उसे क्या होता है? नुकसान होता है। मान लीजिए जैसे साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य है और वहां पर एक राजा है, वो साम्राज्य को चलाता है। एक ही राजा निर्णय लेता है, वह सारा कार्य वही करता है। निर्णय सही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कार्यों को वो संभाल तो लेगा, लेकिन क्या करेगा? गलतियां ज्यादा करेगा। यानी एक बंदे के पास सारे पावर न रखकर अलग अलग उसे बांट देनी चाहिए, अलग अलग संस्था बना देनी चाहिए। जैसे न्याय के लिए अलग, कानून के लिए अलग, कर संबंधी अलग, इस प्रकार से संस्था बनानी चाहिए, ताकि क्या कर सकते हैं? किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रित न होकर अलग अलग संस्थाओं के पास होती है। यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने की बजाय अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया जाता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये लोग भी क्या करते हैं? अपने अपने इनके कार्य होते हैं, इन कार्यों के इनके जो कार्य होते हैं, ये सब अपने अपने तरीकों से देखते हैं, अपने अपने तरीकों के हिसाब से करते हैं। उसी प्रकार फ्रांस में भी इसी प्रकार का एक तंत्र बना दिया गया। अब आगे सन 1971 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया? नेशनल असेंबली को सौंप दिया। जो कानून बनाने का जो अधिकार था वह नेशनल असेंबली को छोड़ दिया। अब आगे हम देखते हैं तो हमारी मत देने का जो तरीका था वो हमारी तरह न था। हमारे यहाँ तो औरतें भी दे सकते थे, 18 वर्ष से ऊपर जो बच्चे होते हैं वो भी दे सकते थे, पुरुष भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर मत देने का अधिकार बिल्कुल अलग था। सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था, अर्थात उन्हें मत देने का अधिकार था और अन्य कोई भी व्यक्ति मत नहीं दे सकता था। केवल 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति ही क्या दे सकते थे? वोट देने का अधिकार था। 18वीं शताब्दी में ज्यादातर स्त्री जो पुरुष थे वो पढ़े हुए लिखे नहीं थे, ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे, कुछ अनपढ़ थे। इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों की बजाय उनकी आकृतियों का, प्रतीकों का या चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोई समझ में नहीं आता है तो हम किसी प्रकार की आकृति और चिन्ह दिखाकर उसको समझाते थे। उसी प्रकार फ्रांस के अंतर्गत भी इस प्रकार की आकृतियों और चिन्हों को दर्शाकर उन्हें समझाना पड़ता था। जो कुछ चिन्ह है, आप नीचे देखिए, चित्र बना रखे हैं मैंने। उस चित्र में देखिए, सबसे पहला है टूटी हुई जंजीर दे रही है। यानी जो जंजीर होती है वह जंजीर क्या होती है? दास को बांधने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर जो जंजीर है वह जंजीर कैसी है? टूटी हुई है। यानी ये किसका प्रतीक है? दास को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई हथकड़ी हमारी जो आजादी का प्रतीक है। यानी ये जो टूटी हुई जंजीर है वो किसकी चीज का प्रतीक है? आजादी का प्रतीक है। नीचे देखिए, आप सेकंड में दे रखा है, एक लकड़ी का पूरा गट्टर बना रखा है, जिसके अंतर्गत अगर हम एक एक लकड़ी किसी को देते हैं तो वो आसानी से तोड़ लेते हैं, लेकिन एक साथ दें तो उसको तोड़ने में आसानी नहीं होती। जैसा आपने एक कहानी पढ़ी थी, एक पिता के 4 पुत्र होते हैं और उनको अलग अलग लकड़ियां दी जाती तो वो आसानी से तोड़ देते, लेकिन जब उसका एक बंच बना दिया जाता है तो वो नहीं तोड़ते हैं। तो एक अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे जो छड़ होती है उसको नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये किसका प्रतीक बताती है हमें? एकता में बल। ये हमें इस बात का प्रतीक है कि एकता में ही शक्ति है। आगे चित्र देखिए, एक त्रिभुज बना रखा है, उस त्रिभुज के अंतर्गत आंख बना रखी है और आंख त्रिभुज के बाहर एक रोशनी बना रखी है। यानी त्रिभुज के अंदर जो रोशनी बिखरती आंख है वह आंख किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। और बाहर जो सूर्य की किरणें हैं वह किरणें के अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाती है। तो त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आंख, सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती है। आगे आपको एक राजदंड दे रखा है, जो राजा द्वारा किसी भी प्रकार का जो दंड दिया जाता है वो इसके माध्यम से दिया जाता है। तो ये किसका प्रतीक है? शाही सत्ता का प्रतीक माना जाता है, इसी के माध्यम से दंड दिया जाता है। लास्ट में देखिए, एक सांप है और उसने सांप ने अपनी ही पूंछ को मुंह में ले रखा है। यानी अपनी पूंछ को मुंह में लिए सांप किसका बता रहा है? किसका प्रतीक बता रहा है? समानता का प्रतीक बता रहा है।
जो एक अंगूठी के समान है, जिसका कोई छोर नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, कोई छोर नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है। इस प्रकार से ये क्या एक समानता का प्रतीक इसके अंतर्गत बताया जाता है। तो फ्रांस के अंतर्गत इस प्रकार की आकृतियों के द्वारा ही क्या किया जाता है, सभी क्रियाएं बताई जाती है। तो ये है हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, क्रांति की शुरुआत, जो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। धन्यवाद।